सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया में एक ऐसा समय आया था जब देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को कोर्ट ने गिल्टी ठहरा दिया था। On June 12, 1975, the Allahabad High Court found Prime Minister Indira Gandhi guilty of electoral malpractices in her 1971 election. लेकिन असली शौक ये नहीं है, शौक ये है कि इनका इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया गया। एक तरफ थी इंदिरा गांधी और दूसरी तरफ थी राज नारायण, एक ऐसा नेता जिसने हार मानने से इनकार कर दिया जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया और पूरा सिस्टम हिल गया। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस, रूल्स बदल गए और फिर एक ऐसा कदम उठाया गया जिसने पूरे देश को बदल दिया। 25 जून 1975 की रात को प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इंडिया में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। A national emergency was declared in India on June 25, 1975 by Prime Minister Indira Gandhi. क्योंकि इस कहानी में एक आदमी की लड़ाई पूरे देश की कहानी बन जाती है। देखिए, भारत में एक समय ऐसा भी आया था जब देश के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट ने गिल्टी ठहरा दिया था। हाँ, देश के सबसे पावरफुल लीडर जिनके पास पूरी पावर थी, उन्हें कोर्ट में चैलेंज किया गया और फिर उनका इलेक्शन ही कैंसिल कर दिया गया। ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं था, ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम को हिला कर रख दिया। एक ऐसा केस जो शुरू तो हुआ एक सिंपल इलेक्शन से, लेकिन धीरे धीरे ये बदल गया एक पावर और कॉन्स्टिट्यूशन के बीच की फाइट में। एक तरफ थी इंदिरा गांधी, उस समय की सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, दूसरी तरफ थे राज नारायण, एक ऐसे लीडर जिन्होंने अपनी हार को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जो शुरुआत में सिर्फ एक इलेक्शन डिस्प्यूट था, वहीं आगे चलकर इंडिया की डेमोक्रेसी की डायरेक्शन बदलने वाला टर्निंग पॉइंट बन गया। क्योंकि इस डिसीजन के कुछ ही दिनों बाद इंडिया ने अपनी हिस्ट्री का सबसे डार्क फेज देखा, द इमरजेंसी 1975। A national emergency was declared in India on June 25, 1975 by Prime Minister Indira Gandhi. तो रियल क्वेश्चन ये है कि ये सिर्फ एक इलेक्शन केस था या फिर ये वो मोमेंट था जब डेमोक्रेसी की असली टेस्ट हुई। इस वीडियो में हम इस पूरे 1971 इलेक्शन केस की रियलिटी को आसान लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप फैक्ट्स और रियल रिपोर्ट्स के बेसिस पर समझेंगे। साल 1971 ये वो टाइम था जब इंडिया की पॉलिटिक्स एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ी थी। उस समय प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, एक स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव और बहुत पावरफुल लीडर, और उसी टाइम पर इंडिया एक अजीब दोराहे पर खड़ा था। लेकिन इससे पहले 1960 का दशक देश के लिए बेहद मुश्किल रहा था। दो बड़ी वॉर्स हो चुकी थी, एक चाइना के साथ 1962 में जिसमें भारत को शर्मनाक हार मिली थी, और एक पाकिस्तान के साथ 1965 में जिस कारण देश इकोनॉमिकली कमजोर था, प्राइसेस बढ़ रहे थे, लोग थके हुए थे, और कांग्रेस पार्टी जो आजादी के बाद से पावर में थी वो भी अंदर से टूट रही थी। 1969 में कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई थी। एक तरफ थे पुराने स्टेबलाइज्ड लीडर जिन्हें इंदिरा गांधी ने खुद सिंडिकेट नाम दिया, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी खुद। इन्होंने एक बोल्ड मूव किया, इन्होंने बैंक्स का नेशनलाइजेशन करवाया, प्रीवी पर्सेस बंद करवाई, यानी पुराने राजाओं को जो स्पेशल अलाउंस मिलती थी वो बंद की, और इन फैसलों ने इन आम लोगों का हीरो बना दिया। लेकिन पार्लियामेंट में इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया, इन्होंने मिड टर्म इलेक्शन का ऐलान कर दिया 1971 में, वक्त से पहले, और इसी के साथ शुरू हुआ भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बेहद ड्रामेटिक चैप्टर। The dramatic chapter of history that started after the 1971 election case, specifically the Allahabad High Court verdict of 1975, is the Indian Emergency 1975. 1971 का इलेक्शन कैंपेन आज भी याद किया जाता है क्योंकि इसमें एक स्लोगन था जो इतना पावरफुल था कि वो लोगों के दिलों में घर कर गया। वो स्लोगन था गरीबी हटाओ, दो शब्द, और इन दो शब्दों ने पूरा इलेक्शन बदल दिया। इंदिरा गांधी ने पूरे देश में घूम घूम कर कैंपेन किए, ये गांव गांव गई, इन्होंने गरीब से गरीब इंसान की बात की। इन्होंने कहा मेरे अपोनेंट्स कहते हैं इंदिरा हटाओ और मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ, और ये लाइन इतनी काम की निकली कि अपोजिशन के पास कोई जवाब ही नहीं था। और इसी माहौल में आई 1971 की लोकसभा इलेक्शन। रायबरेली उत्तर प्रदेश का एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ से इंदिरा गांधी खुद चुनाव लड़ रही थी, और इनके सामने खड़े थे राज नारायण। राज नारायण ये नाम उस वक्त बहुत लोग सीरियसली नहीं लेते थे, ये सोशलिस्ट पार्टी से थे, बड़े कलरफुल पर्सनालिटी के इंसान, बोलने में बेबाक, हंसाने में माहिर, और ड्रामा करने में तो कोई इनसे आगे नहीं था। लेकिन इनकी पॉलिटिकल कमिटमेंट कोई नहीं नकार सकता था। ये जेन्युइनली मानते थे कि इंडिया में एक ऑनेस्ट, फेयर डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और ये इंदिरा गांधी को सत्ता का मिसयूज करने वाली नेता मानती थी। तो 1971 के इलेक्शन में राज नारायण ने रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और रिजल्ट आए तो इंदिरा गांधी एक मैसिव मार्जिन से जीत गई। राज नारायण बुरी तरीके से हार गए।
इंदिरा गांधी ने राजनारायण को 1 लाख मार्जिन के वोट से हरा दिया, लेकिन पूरे देश में कांग्रेस की ऐसी लहर आई थी जो शायद आजादी के बाद पहली बार देखी गई थी। कांग्रेस ने लोकसभा की 518 में से 352 सीट्स जीती थी। ये एक लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, एक हिस्टोरिक मैंडेट था। लोगों ने इंदिरा गांधी को अपना नेता माना था पूरे दिल से, और इंदिरा गांधी के लिए सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक वैलिडेशन था, एक कंफर्मेशन था कि ये सही रास्ते पर है। लेकिन राजनारायण चुप नहीं बैठे। इनकी पर्सनैलिटी थी ही ऐसी, ये हमेशा लाउड थे, हमेशा ड्रामेटिक थे। कोर्ट में ये लुंगी पहनकर आ जाते थे, प्रोटेस्ट में नंगे पांव चलते थे, स्पीचेस में ऐसी बात कहते थे जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। हार के बाद जब बाकी लोग घर चले जाते हैं तो राजनारायण ने ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इन्होंने कहा ये इलेक्शन फेयर नहीं था। इंदिरा गांधी ने जीतने के लिए रूल्स तोड़े, गवर्नमेंट की पावर और रिसोर्सेस का इस्तेमाल किया, और इसलिए उनकी जीत को कैंसिल किया जाना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक इलेक्शन पेटिशन फाइल हुई और इसी पेटिशन से शुरू हुआ एक लीगल बैटल जो अगले 4 सालों तक चला, जो इतना बड़ा हो गया कि इसने पूरे देश की डायरेक्शन बदल दी। अब ये सुनकर आपके मन में एक सवाल आ सकता है, भाई इलेक्शन में तो हमेशा कुछ ना कुछ होता है, हर पार्टी पर एलिगेशंस लगते हैं, तो इस केस में ऐसा क्या था जो इसे इतना स्पेशल बनाता है? तो देखिए, जवाब इसमें है कि एलिगेशंस क्या थे और ये एलिगेशंस किस पर थे। राजनारायण ने कोर्ट में जो क्लेम्स किए वो बेहद स्पेसिफिक थे और लीगली वो बेहद सीरियस थे। पहली बात, इन्होंने कहा कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब जो लोग सरकारी नौकरी में थे, जिनका काम पब्लिक सर्विस करना था, ना कि किसी पार्टी का कैंपेन, उन्हें इंदिरा गांधी की इलेक्शन कैंपेन में लगाया गया। ये एक बड़ी बात थी क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, यानी वो लॉ जो इंडिया में इलेक्शन गवर्न करता है, उसमें साफ लिखा हुआ था कि गवर्नमेंट सर्वेंट का इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये करप्ट प्रैक्टिस है और अगर ये साबित हो जाए तो इलेक्शन कैंसिल हो सकता है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट व्हीकल्स और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैंपेन के लिए हुआ। स्टेट की प्रॉपर्टी जो टैक्स पेयर के पैसों से चलती है, उसे एक पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यूज किया गया। ये भी एक सीरियस एलिगेशन था, लेकिन सबसे एक्सप्लोसिव एलिगेशन था यशपाल कपूर का। यशपाल कपूर एक आईएएस ऑफिसर थे, यानी एक सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट, और राजनारायण का दावा था कि यशपाल कपूर ने अपनी गवर्नमेंट की जॉब छोड़ने से पहले ही, यानी टेक्निकली एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हुए, इंदिरा गांधी के इलेक्शन कैंपेन में काम करना शुरू कर दिया था। इसे समझिए, अगर कोई सरकारी अफसर जो अभी सरकारी नौकरी में है वो किसी नेता का इलेक्शन कैंपेन मैनेज करने लगे, तो ये डायरेक्टली उस लॉ का वायलेशन है जो इलेक्शन को फेयर और फ्री रखने के लिए बनाया गया था। और राजनारायण का कहना था कि यशपाल कपूर ने ऑफिशियली रिजाइन करने से पहले ही कैंपेन में उतर आए थे और इसलिए इंदिरा गांधी की जीत करप्ट है लीगली। इसे एक बार मैं आपको और समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में एक नौकर है, वो आपके घर की सर्विस करता है, आपके पड़ोसी ने उसे हायर किया है। अब अगर वो नौकर अपने ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम में आपके घर का काम करे तो वो चोरी है, ये गलत है, क्योंकि जिसने उसे हायर किया है वो उसकी सैलरी दे रहा है और वो काम किसी और का कर रहा है। एग्जैक्टली यही आरोप था यशपाल कपूर पर। इंडिया का जो टैक्स पेयर है वो सरकारी एम्प्लॉयज की सैलरी देता है, वो एम्प्लॉयज सरकार के लिए काम करने के लिए होता है, किसी प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं। और इसलिए राजनारायण का कहना था कि इंदिरा गांधी की जीत करप्ट है लीगली। अब सोचिए उस वक्त के इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिचुएशन को। ये कोई नॉर्मल इलेक्शन डिस्प्यूट नहीं था, ये कोई छोटे एमएलए या एमपी का मामला नहीं था। यहाँ एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जिसे कुछ ही महीने पहले करोड़ों लोगों ने वोट दिया था, उसके इलेक्शन को चैलेंज किया जा रहा था। 1971 के बाद तो इंदिरा गांधी और भी बड़ी हो गई थी। उसी साल दिसंबर में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई थी, बांग्लादेश आजाद हुआ था, और इस वॉर में इंडिया की जीत की सबसे बड़ी क्रेडिट इंदिरा गांधी को मिली थी। दुनिया भर में इनकी इमेज एक स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव लीडर की बन गई थी। अमेरिका के प्रेसिडेंट निक्सन ने इनसे दुश्मनी मोल ली थी और फिर भी इंडिया ने जीत हासिल की थी। देश में इनकी पॉपुलैरिटी आसमान छू रही थी और ऐसे में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा था, एक केस जो ये डिसाइड करने वाला था कि इनका 1971 का इलेक्शन वैलिड था या नहीं। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा यही वो जज थे जिनके हाथ में ये केस था, एक ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड और प्रोसीजर पर पूरी तरह कमिटेड जज, जिनके बारे में लोग कहते थे ये किसी के प्रेशर में नहीं आते, ना पॉलिटिकल प्रेशर में, ना सोसाइटियल प्रेशर में। और इन्होंने इस केस को बड़ी केयरफुली, बड़ी मेथडिकली सुना। विटनेस आए, डॉक्यूमेंट्स पेश हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, और ये सब चलता रहा महीनों तक, सालों तक। देश के लोगों को शायद ज़्यादा पता नहीं था कि इलाहाबाद में क्या हो रहा है। 1971, 72, 73, 74 ये साल निकलते गए और कोर्ट में केस चलता रहा। इस बीच देश में बहुत कुछ हो रहा था। 1973 में ऑयल क्राइसिस आई, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी,
बिहार और गुजरात में बड़े स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो गई थी। जयप्रकाश नारायण जी ने लोग जेपी कहते थे, इन्होंने एक बड़ा मूवमेंट छेड़ दिया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ, और लोगों के एक बड़े हिस्से ने जेपी का साथ दिया। माहौल बदल रहा था इंदिरा गांधी के लिए, आउटसाइड प्रेशर था, अपोजिशन का, मूवमेंट्स का, और इनसाइड इलाहाबाद हाई कोर्ट में केस चल रहा था जो किसी भी दिन एक्सप्लोसिव हो सकता था। और फिर आया वो दिन 12 जून 1975। इस तारीख को भारत की पॉलिटिकल हिस्ट्री में हमेशा के लिए याद किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा ने अपना वर्डिक्ट सुनाया और उस जजमेंट ने पूरे देश को हिला दिया। जस्टिस सिन्हा ने पाया कि इंदिरा गांधी के इलेक्शन में यशपाल कपूर ने, जब वो अभी गवर्नमेंट में थे, कैंपेन में हिस्सा लिया और ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का वायलेशन था, ये करप्ट प्रैक्टिस था। इसलिए जस्टिस सिन्हा ने इंदिरा गांधी के 1971 वाले रायबरेली इलेक्शन को वॉइड यानी अमान्य डिक्लेयर कर दिया और इनकी जीत को रद्द कर दिया, और साथ ही इन्हें 6 साल तक चुनाव लड़ने या कोई पद संभालने से रोक दिया गया। मतलब इंडिया की सिटिंग प्राइम मिनिस्टर डिस्क्वालिफाइड। ये वो खबर थी जो पूरे देश में बिजली की तरह फैल गई। एक पल के लिए पूरा देश जैसे रुक सा गया, क्योंकि ये सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं था, ये एक सिग्नल था कि इस देश में लॉ सबसे ऊपर है, चाहे सामने प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। जस्टिस सिन्हा ने वो किया जो शायद बहुत कम जजेस कर पाते हैं। इन्होंने प्रेशर को इग्नोर किया, पावर को इग्नोर किया और सिर्फ एविडेंस देखा, सिर्फ लॉ देखा। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से असली कहानी शुरू होती है, क्योंकि इस जजमेंट के बाद अगले 13 दिनों में इंडिया में वो हुआ है जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो अब देखिए, इतना कुछ होने के बाद इंदिरा गांधी ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन 13 जून 1975 को इनके लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एक अर्जेंट अपील के साथ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट पर स्टे दिया जाए, यानी उस फैसले को अभी के लिए रोका जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट पूरा केस सुन ना ले। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल बैटल शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर, जो उस वक्त वैकेशन बेंच पर थे, इन्होंने ये पेटिशन सुनी और इन्होंने एक बहुत नॉन्स्ट फैसला दिया। इन्होंने अनकंडीशनल स्टे देने से मना कर दिया, यानी इंदिरा गांधी की पूरी जीत को वापस नहीं किया, लेकिन इन्होंने एक कंडीशनल स्टे दिया। इसका मतलब था इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर काम करती रह सकती थी, लेकिन ये पार्लियामेंट में वोट नहीं दे सकती थी, ये एमपी की तरह पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी। एक तरह से ये थी तो पीएम, लेकिन इनके हाथ बंधे हुए थे। ये एक अजीब सिचुएशन थी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में एक ऐसी प्राइम मिनिस्टर जो टेक्निकली अपने ही पार्लियामेंट में पूरी तरह फंक्शन नहीं कर सकती थी, और इसी अजीब सिचुएशन को देखकर अपोजिशन ने कहा यही तो काफी है, रिजाइन करो। अब देश की पॉलिटिक्स एक बिल्कुल नए मोड़ पर आ गई थी। जयप्रकाश नारायण जी ने, सब जेपी कहते थे, ये उस वक्त इंडिया के सबसे बड़े मोरल वॉइस थी। महात्मा गांधी के आंदोलन में हिस्सा लिया था इन्होंने, दशकों की पॉलिटिकल और सोशल लाइफ थी इनकी, और ये बहुत पहले से इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रही थी। लेकिन इलाहाबाद जजमेंट के बाद इनकी आवाज और तेज हो गई। 25 जून 1975 यानी जजमेंट के 13 दिन बाद जेपी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल रैली बुलाई। लाखों लोग आए, पूरा फील्ड भर गया था, और जेपी ने वहां से एक ऐसी कॉल दी जो इंडिया की हिस्ट्री में दर्ज हो गई। इन्होंने कहा ये सिर्फ इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, ये एक टोटल रेवोल्यूशन है। Total Revolution, or Sampurna Kranti, is a holistic, non-violent movement launched by Jayaprakash Narayan, JP, in Patna on June 5, 1974. इन्होंने आर्मी को, पुलिस को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कहा कि अगर गवर्नमेंट कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर दे तो उसे मत मानो। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था, एक्सप्लोसिव स्टेटमेंट। इंदिरा गांधी के लिए सिग्नल था कि अगर कुछ नहीं किया तो शायद ग्राउंड इनके पैरों से खिसक जाए। और उसी रात 25 जून 1975 की आधी रात को वो हुआ जो इंडिया ने कभी नहीं सोचा था। रात के 11:45 पर इंदिरा गांधी ने प्रेसिडेंट फखरुद्दीन अली अहमद को एक लेटर भेजा, और प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 352 के तहत देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, इंटरनल डिस्टर्बेंस का हवाला देते हुए। A national emergency was declared in India on June 25, 1975 by Prime Minister Indira Gandhi. और जब 26 जून की सुबह हुई तो इंडिया एक बदला हुआ देश था। रात में ही बिना किसी को बताए दिल्ली की पूरी इलेक्ट्रिसिटी काट दी गई थी। न्यूज़पेपर ऑफिस की पावर सप्लाई बंद, ताकि कोई भी अखबार सुबह इमरजेंसी की खबर ना छाप सके। ये जानबूझकर किया गया था, और उसी रात जेपी समेत सैकड़ों अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस, मोरारजी देसाई और ना जाने कितने लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ये था इमरजेंसी का पहला दिन, जिसमें सिविल लिबर्टीज को सस्पेंड किया गया, प्रेस सेंसरशिप इंपोज किया गया और पॉलिटिकल अपोनेंट्स को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन इमरजेंसी क्या होती है ये समझना जरूरी है। देखिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर देश की सिक्योरिटी को खतरा हो बाहर से या अंदर से,
तो गवर्नमेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है। इसमें बहुत सारी स्पेशल पावर मिलती है गवर्नमेंट को, लेकिन जो इमरजेंसी 1975 में लगी वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए नहीं थी, वो एक पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए थी। ये बात बाद में हिस्टोरियंस ने, जर्नलिस्ट ने और खुद कांग्रेस के कई नेताओं ने मानी। इस इमरजेंसी में क्या हुआ, प्रेस की आज़ादी खत्म हो गई। हर अखबार को, हर मैगजीन को गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, क्योंकि सेंसरशिप बिठाए गए थे। जो सरकार के खिलाफ लिखे वो छप नहीं सकता था। फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो गए, यानी वो राइट्स जो हर इंडियन सिटीजन को कॉन्स्टिट्यूशन देता है, बोलने का, लिखने का, इकट्ठा होने का, वो सब रोक दिए गए। MIA लागू किया गया, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इसके तहत किसी को भी कभी भी बिना किसी चार्जेस के जेल में रखा जा सकता था और वो कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते थे। हजारों लोग जेल गए, कुछ बड़े नेता, कुछ छोटे कार्यकर्ता, कुछ जर्नलिस्ट, कुछ स्टूडेंट्स। और इस सब के बीच इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की पावर बेतहाशा बढ़ गई, जिनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं था, जो कोई इलेक्टेड लीडर नहीं थे, लेकिन जो प्रैक्टिकली पूरे देश को अपनी मर्जी से चला रहे थे। तो इन्होंने फोर्स्ड स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाया, जिसमें लाखों लोगों का नसबंदी कराया गया। ये था वो इंडिया जो उस इलाहाबाद जजमेंट के बाद बना। अब वापस आते हैं इंदिरा गांधी की लीगल फाइट पर। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था और यहाँ इंडिया के लीगल हिस्ट्री में एक और सिग्निफिकेंट मोमेंट आया। 1975 में इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक अमेंडमेंट पास किया, 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट ने कहा प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी जो केस राजनारायण ने फाइल किया था वो रेट्रोएक्टिवली बैकवर्ड जाकर इनवैलिड हो गया। पार्लियामेंट ने इफेक्टिवली लॉ बदल दिया उस स्पेसिफिक केस के लिए। ये था पावर का वो मिसयूज जिसे इंडिया का लोकतंत्र आज भी एक डार्क चैप्टर मानता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इंदिरा गांधी का केस वो टेक्निकली डिसमिस हो गया, क्योंकि लॉ ही बदल गया था। लेकिन डेमोक्रेसी की असली पावर तब दिखती है जब सिस्टम वापस खड़ा होता है। इमरजेंसी 21 महीने चली। 1977 के शुरुआत में इंदिरा गांधी ने इलेक्शन का अनाउंसमेंट किया और इलेक्शन होने के बाद जब रिजल्ट आया तो इंदिरा गांधी हार गई रायबरेली से, उसी रायबरेली से जहां से 1971 में जीती थी। वहां से इन्हें हराया किसने? राजनारायण ने। वही राजनारायण जिसे 1971 में इंदिरा गांधी ने हराया था, जिसने अकेले कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी, जो इमरजेंसी में जेल गया था, उसने इंदिरा गांधी को उन्हीं के घर में हरा दिया। इंडिया की पॉलिटिक्स में इससे ज्यादा पोएटिक जस्टिस शायद कभी नहीं हुई। लेकिन इस सब चीजों ने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को और मजबूत किया। तो ये था 1971 का इलेक्शन केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।